आज हम लोगों को नया टॉपिक पढ़ना है, वो एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ना है। ये एम्पियर सर्किटल लॉ से पहले इलेक्ट्रोस्टैट में आपने ये पढ़ा होगा कि गॉस थ्योरम क्या होता है। गॉस थ्योरम में आपने ये पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है फाई वो बी डॉट डी ए होता है या इसका इंटीग्रेशन होता है, और ये जो बी डॉट डी ए होता है ये क्यू इनक्लोज अपॉन इप्सिलॉन नॉट इसके इक्वल होता है। क्यू इनक्लोज यहाँ पर इनक्लोज चार्ज ड्यू टू द गॉसियन सरफेस ये है, और या फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स या बी डॉट डी ए का ये रहा। एम्पियर सर्किटल लॉ में हमको क्या पढ़ना है, ये जस्ट एग्जैक्ट बिल्कुल उसी का कॉपी है, बस आपको थोड़ा सा समझ में है कि कहीं पर भी जो लाइन इंटरवल होगा बी डॉट डीएल का, डीएल जो होता है क्लोज लाइन है और उसका हम एक बहुत छोटा सा पार्ट लेते हैं। अगर इस क्लोज लाइन को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करके समेशन करके ये वैल्यू करते हैं, तो जो इनक्लोज्ड करंट होगी आई इनक्लोज्ड म्यू टाइम्स, अगर म्यू नॉट टाइम्स अगर स्पेस मीडियम स्पेस है तो उसकी जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है अगर वो म्यू नॉट है तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड होगा वो बी डॉट डीएल का लाइन इंटीग्रल, ये इक्वल होगा। इसी को हम एम्पियर सर्किटल लॉ कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो लाइन इंटीग्रल होगा किसका, बी डॉट डीएल का, ये किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट इंटू आई, और आई में वो करंट जो इनक्लोज्ड होगी, जिसका हम इनक्लोजर करेंगे, इमेजिन लाइन बनाएंगे जिसके अराउंड क्या करेगी, करंट फ्लो कर रही होगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ कहते हैं। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है जो हमको पढ़ने हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, ये बी डॉट डीएल का फुल इंटीग्रेशन जो होगा वो म्यू नॉट टाइम्स आई के इक्वल होगा। मतलब बी डॉट डीएल जो होगा इसका हम क्लोज इंटीग्रेशन अगर करते हैं, लाइन इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई, और आई क्या होगा, ये इनक्लोज्ड करंट है। अगर हम आई की बात करते हैं तो ये इनक्लोज्ड करंट है, ये क्लियर है। तो आई इनक्लोज्ड के इक्वल होगा। जैसे वहां पर हमने बहुत सारे एप्लीकेशन किए थे, बी डॉट डी ए क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट के, आपने पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज स्क्वायर सीट, इन सब का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला था या पोटेंशियल फील्ड से, तो फील्ड डिटरमाइन करने का जो ये पैटर्न था वो किससे था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इस फार्मूले का एप्लीकेशन करके हम निकालते हैं। बिल्कुल सिमिलरली यहां पर भी हम क्या है कि जैसे हम बायोट सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन से मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, वैसे इससे भी हम क्या करते हैं, इसका भी एप्लीकेशन करके क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, और इसका रिलेशन आगे भी पढ़ेंगे। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो ये चीज है ये एक दूसरे से कोरिलेट है, आगे बताएंगे भी। तो अभी आप इतना समझिए कि जो बी डॉट डीएल का लाइन इंटीग्रल होगा ये म्यू नॉट अपॉन आई इनक्लोज्ड इसके इक्वल होगा, या बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई के इक्वल होगा। अब आई इनक्लोज्ड करंट है, इसका एप्लीकेशन जब हम सीखेंगे तो ज्यादा बेहतर ढंग से सीखेंगे। तो नोट करिए, तो फिर बताते हैं आगे। एम्पियर सर्किटल लॉ में हमने ये बताया कि जो बी डीएल का लाइन इंटीग्रल है ये इक्वल होगा म्यू नॉट आई, जो ये करंट इनक्लोज हो। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं, एप्लीकेशन जो कि बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना अलग अलग चीजों की वजह से, और इसमें पहली जो एप्लीकेशन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये बात हमने पहले भी पढ़ रखी है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से बायोट सेवर्ट लॉ से हमने लॉन्ग इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से हमने पढ़ा था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर।
तो यहां जैसे ये कोई वायर है और ये लॉन्ग है, किसके कंपेरिजन में, जो ये पॉइंट बाहर है इससे कंपेरिजन। मान लेते हैं किसी पॉइंट यहां से ये r डिस्टेंस पे ये मैग्नेटिक फील्ड हमको यहां पर, ये पॉइंट P है, तो ये BP हमको यहां पर कैलकुलेट करनी है और इसमें करंट I इस तरीके से सर्कुलेट कर रही है। तो ऐसे में हम राइट हैंड रूल लगाएंगे तो ये करंट की डायरेक्शन है वो तो अपवर्ड है, और ये पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड को, तो इन्होंने ये बताया कि हर पॉइंट पे जो होगा, अगर आप क्या करेंगे, वायर के करंट के डायरेक्शन में थंब को रखेंगे तो हर पॉइंट पे जो एक फील्ड होगी, एक क्लोज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड होगी या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होंगी, और ये क्लोज लूप बनाएगी इस तरीके से ऐसा, और ये इनक्लोज करेगी इस कंप्लीट करंट को। अगर इस कंप्लीट करंट को इनक्लोज करती है तो ये जो कंप्लीट करंट का इनक्लोजर होगा उसकी वजह से ये चीज होगी, ये जो लाइन क्लोज्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक क्लोज इंटीग्रल लाइन का ये इस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या आप ऐसा कह सकते हैं कि यहां पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी और ये अगर लाइन है तो हमने इसको डीएल लिया यहां पर इतने से, तो ये पूरे को क्लोज इंटीजर करते हैं अगर इसका ये, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स ये जो करंट इसके अंदर इनक्लोज हो रही है ये आई इसके इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम्स आई के। ये तो ये एक लाइन में आसानी से आ गई, इसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था बायोट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग। यहां से एलिमेंट काटे थे, इस पॉइंट पे ये ड्रॉप करा था, यहां से एक छोटा सा एलिमेंट काट के यहां गिराया था आई, और इसमें एंगल बताया था, फिर साइन फाई 1 साइन फाई 2 के फॉर्मेट में इसका फॉर्मूला डिराइव करा था अगर आपको याद हो। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू निकाली थी हमने, वो निकाली थी म्यू नॉट आई अपान 4 पाई, और इसको अगर हम आर मान लेते तो आर, यहाँ ये साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 ये फॉर्मूला डिराइव करा था। और यहां पर लॉन्ग वायर के लिए हमने फाई 1 एंड फाई 2, अगर याद हो फाई 1 एंड फाई 2 दोनों को 90 लिया था। हमने कहा था इस आर के कंपेरिजन में ये लेंथ अगर बहुत लार्ज है तो धीरे धीरे ये एंगल बढ़ता जाएगा और 90 डिग्री हो जाएगा। तो फाई 1 एंड फाई 2 अगर 90 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1, और ये सब बताया था आपको, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर इंटू में 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल होगा तो बी आ जाएगा म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। ये इससे पहले हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। अब अगर इस एप्लीकेशन को हमको देखना है तो इसको समझते हैं कि ये रिजल्ट जो आ रहा है वो रिजल्ट ये है कि नहीं है इस एप्लीकेशन से, और ये इसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी थी, इसको कितना आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिमिट रखेंगे, बी तो कांस्टेंट है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन इस पॉइंट पे टेंजेंट के लॉन्ग परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड आएगी। तो यहाँ से जो बी की वैल्यू आएगी वो हो जाएगा बी, और डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 0 से 2 पाई आर, ये क्लोज इंटीजर लेंगे तो ये 0 से पूरा पेरीमीटर का आएगा तो ये 2 पाई आर होगा, और ये इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट आई, कंप्लीट करंट इनक्लोज कर रहे हैं। तो यहां से एक चीज आपको ये समझ में आ जाएगी कि डीएल का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल होगा, और यहां से लिमिट रखेंगे 0 से 2 पाई आर, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट टाइम्स आई। और इसको और सॉल्व करेंगे, ऊपर लिख दे रहे हैं। तो ये जो आपका बी है, और यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एल की वैल्यू एक बार 2 पाई आर लिखेंगे और माइनस में 0 करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर माइनस 0, इट विल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई के। तो यहां से बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इंटू 2 पाई आर, इट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, देन व्हाट विल बी बी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये होगा। और डायरेक्शन आप डिटरमाइन कर सकते हैं, उसका तरीका हमने बताया। तो आप देखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, किसी भी कंसेप्ट से निकालेंगे तो यही आएगा। और ये कितना आसानी से एक लाइन में आप यहां से अगर इसका क्लोज इंटीग्रेशन जानते हैं तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ये सीधे सीधे आ जाएगा। और जब शुरू में हमने बताया था तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसे अगर आपको आसानी से किसी भी कंडक्टर में या किसी भी करंट कैरिंग वायर को जैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये एक एप्लीकेशन है जो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग है। बाकी आप कर इसको बायोट-सेवर्ट लॉ और इससे भी कर सकते हैं। तो
उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, तो इसे नोट करिए। इसके बाद फिर हम बताते हैं कि वायर में हम कैसे और मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, आउटसाइड द वायर, इनसाइड द वायर, ये सारी चीजें। तो ये यहां से अगर हमको ये वायर था सपोज दैट, और इसमें आई करंट, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको निकालना था मैग्नेटिक फील्ड। इसमें एक कंडीशन है, इफ R point is greater than capital R, where R is the radius of this straight wire। ये मान लेते हैं इसकी लॉन्ग लेंथ है L है, तो इस स्ट्रेट वायर की वजह से इसकी जो रेडियस है, रेडियस का मतलब ये, अगर इसका क्रॉस सेक्शन आप काटते हैं तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, इसकी वजह से जो रेडियस आएगी ये R, ये तो बड़ा पॉइंट है यहाँ पर, ये इस बड़े इनक्लोज सर्कल की रेडियस होगी। और अगर हम पॉइंट को एट द सरफेस ले लें यहां पर ये, तो ऐसे में क्या होगा कि सरफेस पे लेंगे तो ये कैपिटल आर आ जाएगी रेडियस, मतलब ये आर और छोटा होता जाएगा, तो इसके कंपेरिजन में लेंथ और बड़ी होती जाएगी, मतलब ये लॉन्ग वायर पे। तो पॉइंट को अगर यहां लाएंगे तो ये आर की वैल्यू, फिर अगर हम ये बी डॉट डीएल में रखते हैं, तो ये जो बी डीएल का इंटीग्रेशन था आपका, ये म्यू नॉट आई, तो आई कंप्लीट इनक्लोज हो रही थी, तो यहां से बी जो आया था वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आया था। तो ये जो आर डिस्टेंस थी, ये वो इस वायर के सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर जो होगा, इट डिपेंड्स रेसिप्रोकल ऑफ द डिस्टेंस, 1 अपॉन आर पे डिपेंड कर रहा है। बाहर वायर किसी लॉन्ग वायर की वजह से, अगर पॉइंट आउटसाइड द वायर है, ये वायर है और वायर से ये बाहर है ना, ये जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द वायर, रेडियस ऑफ द वायर। रेडियस का मतलब ये, जैसे ये वायर है, इसको हमने क्रॉस सेक्शन इसका कट करा, तो वायर को आप देखेंगे कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा ना, जैसे ये स्ट्रेट वायर है सपोज दैट, तो आप इसको कट करेंगे तो ये इसका क्रॉस सेक्शन सर्कल जैसा आएगा। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, तो उस वायर की रेडियस आर होगी। तो जाहिर सी बात है, ये रेडियस यहां मान लेते हैं आर है इतना, और ये पॉइंट स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर अभी बड़ा है कैपिटल आर से। इसका ये मतलब हुआ कि पॉइंट कहां होगा, आउटसाइड द वायर होगा। तो ए पे हम मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर ऐसे भी बोल सकते हैं, एग्जाम में ये भी लैंग्वेज आती है कि आउटसाइड वायर, आर इज ग्रेटर देन आर, या आउटसाइड वायर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, यहां से आप ये बात बता सकते हैं। इसी में बी पॉइंट ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इफ इस आर की वैल्यू इक्वल हो जाए कैपिटल आर के, मतलब पॉइंट कहां लाई करेगा, एट द सरफेस। इसका मतलब एट द सरफेस की बात कर रहे हैं। जैसे ये वायर है, अब की बार वायर को थोड़ा ऐसा बनाते कि आपको दिखे इसकी रेडियस ये, और ये इसका सेंटर वाला पॉइंट है, एक्सिस है, तो यहां से ये डिस्टेंस स्मॉल आर अब की बार कैपिटल आर के बराबर है। मतलब इस आर को हम कम करते करते इसके वायर के सरफेस पे ला दिए ये, तो आप इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्लोज लाइन बनेगी ऐसी, और इसमें करंट आई फ्लो कर रही है। अभी भी पूरी करंट को हम इनक्लोज करके चल रहे हैं, मतलब कंप्लीट करंट जो इसके थ्रू होके फ्लो कर रही है, कंप्लीट का इनक्लोजर कर रहा है, और कंप्लीट का इनक्लोजर कर रहा है, तो बी डॉट डीएल जो होगा ये किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट, अभी भी वही आई होगा, क्योंकि आई वहां भी इनक्लोज हो रही थी, इतने में भी चूंकि आई वायर से ही फ्लो कर रही है, यहां तो आई है नहीं, तो जितना यहां इनक्लोज हो रही थी करंट उतना ही यहां होगी। और अब की बार जो यहां से लिमिट रखेंगे हम बी डॉट डीएल की, ये हो जाएगा 0 से 2 पाई, अब की बार ये कैपिटल आर होगा ना कि स्मॉल आर, और ये म्यू नॉट आई के इक्वल होगा। तो यहां से ये वैल्यू अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की आउटसाइड वाली निकालेंगे तो ये हो जाएगी B इज इक्वल टू, या B इंटू 2 पाई आर कैपिटल आर, ये म्यू नॉट आई के इक्वल होगी। तो B किसके इक्वल हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, ये मैंने बताया था। ये एट द सरफेस ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसको हम सरफेस भी कह सकते हैं, या एट द सरफेस पे होगा ये ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द वायर ये।
यहीं पर एक छोटी सी बात और जान लो, नोट करके ये समझ लो, ये फिजिकल क्वांटिटी भी है। एक टर्म होता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आप जाने, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाइल द करंट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, करंट कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन ये वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करती, इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। बट जो करंट डेंसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब करंट डेंसिटी होती क्या है? जो जे होता है ये होता है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी कहते हैं, कि यूनिट एरिया से कितनी करंट फ्लो कर रही है। जैसे सपोज दैट किसी ए एरिया से अगर क्रॉस सेक्शन से उसके कंप्लीट करंट आई फ्लो कर रही है, तो यूनिट एरिया से कितना करेगी? आई अपान ए, इसी को हम जे कहते हैं। ये है आपका करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या है? करंट फ्लो यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हम जे की बात करते हैं तो जे या करंट डेंसिटी क्या है? जो करंट डेंसिटी है ये वो है करंट फ्लो थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इससे फ्लो करने वाली करंट को हम क्या बोलेंगे? करंट डेंसिटी कहते हैं। मतलब एरिया वेक्टर से आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और मैंने बताया कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पर एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जब कभी एरिया की डायरेक्शन की बात करी जाए, यहां ये दोनों चीजें हैं, इनको आप अच्छे से जानेंगे तभी आगे थोड़ा समझ भी पाएंगे। एरिया वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड तो आप जान जाते हैं, अलग अलग चीजों का एरिया निकालना। जैसे स्फीयर का एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर है, सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर है। किसी चीज का एरिया आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस डायरेक्शन इसका क्या होगा? तो डायरेक्शन ऑफ एरिया अगर निकालना हो आपको, तो इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जिस एरिया, जिस स्ट्रक्चर की एरिया आप निकाल रहे हैं, जिस चीज की, उस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। जैसे सर्कल है तो सर्कल का जैसे ये प्लेन है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे आउटवर्ड, इधर से देखेंगे इधर, उधर से देखेंगे तो दैट साइड। कोई स्क्वायर सीट है, जैसे ये एक स्क्वायर सीट है, अब इस स्क्वायर सीट को सामने से देखेंगे तो ये इसका प्लेन है पूरा, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये है, इधर से आउटवर्ड एरिया ये होगी। अंदर साइड से अगर कोई देखेगा, उधर से व्यू करेगा, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका भी परपेंडिकुलर, लेकिन अब की बार इनवर्ड आएगी। तो डायरेक्शन जो होगी एरिया वेक्टर की, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड। तो ये हो जाएगी आपका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड, बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये एरिया वेक्टर हो गया आपका। करंट आप जानते हैं, और यहां से जे समझ गए कि जे क्या होगा? ये एरिया वेक्टर जो होगा, या यूनिट एरियल क्रॉस सेक्शन से जो करंट फ्लो कर रही है, दैट करंट इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी। अब इसी एरिया को हम 1 रख देते हैं, तो जे सीधे सीधे आई के इक्वल हो जाएगा। तो डेफिनेशन यही से बनती है कि यूनिट एरिया में जो करंट फ्लो करेगी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, उसे हम क्या बोल देंगे? करंट डेंसिटी कहेंगे। ये नोट करिए इसे। तो करंट डेंसिटी को मैंने बताया, ये जो करंट डेंसिटी है ये होगी आई अपान ए, या इसी को हमने जे से रिप्रेजेंट किया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया के एलॉन्ग जो करंट फ्लो करेगी उसी को जे कहेंगे। मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वेक्टर, एरिया वेक्टर के एलॉन्ग करंट जो फ्लो करेंगी वही उतना जे होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये जे हो जाएगा आपका कैपिटल जे, इस तरीके से। अब हम यहां पर मैंने आपको सरफेस पे करंट बताई, ये वायर को थोड़ा मोटा करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये इसकी रेडियस है, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है,
ये इसका रेडियस है, इसके सरफेस पे हमने आपको मैग्नेटिक फील्ड बताई V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू कैपिटल आर। ये मैंने आपको बताया एट द सरफेस ऑफ द वायर, एट द सरफेस ऑफ वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड है सरफेस पे। यहां हमने आपको ये बताया कि जो इसका जे है वो क्या है, आई अपान में एरिया। अगर एरिया की बात करें तो इसका एरिया क्या होगा, अगर इसकी लेंथ यहां से एल है तो इसका जो एरिया होगा, अगर कंप्लीट एरिया लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 पाई आर एल, 2 पाई आर इंटू ये लेंथ एल। क्योंकि आप जानते हैं सिलेंडर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है। सिलेंडर बनता कैसे, अगर आपको थोड़ा सा बेसिक पता हो, क्योंकि ये वायर सिलेंड्रिकल है तो ये इस तरीके से बना होगा ऐसे। ये मान लेते हैं ये कोई स्क्वायर सीट है ये, और इसको रैप करके हमने सिलेंडर बनाया, ऐसे ऐसे फोल्ड कर दिया और ये सिलेंडर बन गया। तो इसका एरिया क्या होगा, ए इंटू बी। अगर इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया होगा ए इंटू बी, और ए यहां पर क्या होगा, इसको ऐसे हम फोल्ड करते हैं तो यही पेरीमीटर बनाएगा, और आर रेडियस का पेरीमीटर कंप्लीट करता है। तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगी, 2 पाई आर इंटू बी या एल। तो इसको हम 2 पाई आर एल ऐसे बोल सकते हैं। आपको ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो जैसे ये कोई पेज है, ये बिल्कुल इसी के रेक्टेंगल जैसा है ऐसा, और हमको अगर सिलेंडर बनाना है तो हमने क्या करा कि इसको ऐसे फोल्ड कर दिया इस तरीके से, ऐसा। तो ये ऐसा जब सिलेंडर बनेगा ऐसे, तो इसमें आप ये देखेंगे कि इसका एरिया क्या होगा, ये लेंथ इंटू में ये 2 पाई आर, और ये इसको खोल देते हैं तो ये वाला 2 पाई आर मतलब ए और इंटू लेंथ बी, तो 2 पाई आर इंटू बी या एल। तो वैसे ये सिलेंडर बना हुआ है ये कि ए इंटू बी, और ये वाला सेक्शन आएगा ऐसे क्लोज करके 2 पाई आर बनाएगा इंटू बी। तो एरिया यहां से क्या हो जाएगा इसका, ये 2 पाई आर एल। तो ये करंट डेंसिटी हो जाएगी जे। तो कभी इस फील्ड को जे के टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 2 पाई आर इंटू एल है इसका जे। तो यहां से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी जे टाइम्स 2 पाई कैपिटल आर इंटू स्मॉल एल, ऐसा। तो आई की ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं बी पे। तो मैग्नेटिक फील्ड कभी कभी ऐसा लिखा रहता है, आई की वैल्यू यहां पर हमको लिखनी है, ये नीचे 2 पाई आर रहेगा ही रहेगा। आई की वैल्यू हो जाएगी जे इंटू 2 पाई आर इंटू एल, इस तरीके से। तो यहां से ये 2 पाई से 2 पाई और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये तो आप देख पाएंगे कि एट द सरफेस जो बी आएगी वो ऐसा भी आ सकती है, म्यू नॉट जे एल, ये म्यू नॉट जे एल भी लिख सकते हैं इसे। तो कभी कभी इस टर्म्स में भी मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछी जा सकती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो करंट डेंसिटी का टर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से ज्यादा तब इंपॉर्टेंट है जब हम इसको अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अगर वायर को हम क्या करते हैं, सरफेस के बजाय अंदर मैग्नेटिक, वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो तो अंदर तो कंप्लीट करंट को ये इंक्लोज नहीं करेगा, जैसे कि यहाँ से इससे पूरे, इससे जो पेरीमीटर से ये कंप्लीट करंट निकल रही है आई है। लेकिन अगर वायर के पॉइंट को हम अंदर ले जाएं, जैसे ये वायर है, अब की बार ये सेंटर और यहाँ कहीं हमको निकालना हो तो आर अब की बार क्या होगा, लेस देन कैपिटल आर होगा। तो मतलब पॉइंट अंदर लाई करेगा तो कुछ करंट बाहर छूट जाएगी, वो इनक्लोज नहीं होगी। तो अब की बार म्यू नॉट आई जो होगा वो आई ना होकर के आई डैश मतलब लेस देन आई होगा, तब हम करंट डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे, वहां फॉर्मूला चेंज हो जाएगा आपका। लेकिन टिल द सरफेस, एट द सरफेस ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो डिपेंड करेगी इनवर्सली टू द आर। जैसे आप देख रहे होंगे कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, कहां तक, सरफेस तक। मतलब B अगर बाहर देखें तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R है,
और सरफेस पे देखें ये आर क्या होता गया, कम होता गया, तो म्यू नॉट आई अपान 2 पाई कैपिटल आर हो गया। यहां तक तो बी क्या होती है 1 अपान आर। जैसे जैसे हम क्या करते जाते हैं सरफेस से बाहर जाएंगे तब तक तो ये क्या करेगी, इस पैटर्न को फॉलो करेगी कि बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर या स्मॉल आर ऐसे। लेकिन इसके अंदर का जो पैटर्न होता है वो अलग होता है। अब इसके बाद हम लोग इसके अंदर का पैटर्न पढ़ेंगे कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिपेंड करती है, इनवर्सली डिपेंड करती है कि डायरेक्टली डिपेंड करती है, कोई और पैटर्न फॉलो होता है। लेकिन फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और आई वहां पर क्या होगा, इनक्लोज्ड करंट होगी, जैसे यहां पर हमने इनक्लोजर लिया है, बस वहां ये कंप्लीट करंट आई नहीं इनक्लोज होगी, इससे थोड़ा कम इनक्लोज होगी, तो वो वैल्यू रखेंगे। ठीक है, इतना नोट करिए। इसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे इनसाइड द करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, या ड्यू टू वायर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। एट द पॉइंट इनसाइड द वायर, बिल्कुल सेंटर पे नहीं है, वायर के अंदर का मतलब ये है कि जो पॉइंट है वो रेडियस से थोड़ा छोटा है। अब की बार हम वायर को थोड़ा सा चौड़ा बनाते हैं, होता नहीं है मुनन, आपको समझने के लिए कि चीजें समझ में आए। सपोज दैट ये आपका करंट कैरिंग वायर है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इसका सेंटर है, और ये एक्सिस है ये, और यहां से ये इसकी रेडियस है, और हमने सरफेस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड अभी बताई। और इसमें अगर करंट फ्लो कर रही है बेटा, तो ये टोटल जो करंट फ्लो करेगी, कंप्लीट करंट का अगर इंक्लोजर देखे यहां से पूरी, तो ये वैल्यू टोटल मिला करके क्या है, ये आई है। और अगर हम किसी पॉइंट, यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड, वायर के अंदर ये पॉइंट है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना ये, और ये सेंटर से इसकी डिस्टेंस स्मॉल आर है ये, तो यहां पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि अब की बार ये पॉइंट जो है वो क्या है, इनसाइड है। इनसाइड का मतलब ये हुआ कि ये जो आर है वो छोटा है इससे। अब अगर इसकी लेंथ कंप्लीटली ये एल है, तो हमने सरफेस वाला पॉइंट तो बताया था कि म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर, ये सरफेस पे होगा यहां। अब की पॉइंट सरफेस पे नहीं, यहां पर है, तो अब की बार जो हम इनक्लोज लेंगे, जो इनक्लोजर करेंगे, अगर पॉइंट यहां पर है, ये डिस्टेंस आर है, तो अब की बार ये इनक्लोज करेंगे, ये बी डॉट डीएल इतने का लेंगे, और इतने का लेंगे तो ये जो बाहर की करंट जा रही है, ये फ्लो कर रही है, छूट जाएंगी। ये सिर्फ और केवल सिर्फ कितनी करंट इनक्लोज होगी, जो इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से निकल रही है, ये वाली इतनी करंट का इनक्लोजर होगा, इतनी का। रेस्ट ऑफ करंट तो टोटल करंट तो आई है, और यहां पर जो आई इनक्लोज्ड होगी, इनक्लोज्ड करंट है, उसको हमने आई डैश से लिख दिया। तो अब की बार आई डैश इज नॉट इक्वल टू आई के इक्वल नहीं है, और पॉइंट अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो वही पैटर्न है जो मैंने बताया कि बी डीएल का जो इंटीग्रेशन होगा, ये किसके होगा, म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड अपान, सॉरी आई इनक्लोज इसके इक्वल होगा। और यहां से अगर इसको बी डीएल को करेंगे इंटीग्रेट, लाइन इंटीग्रल, तो ये म्यू नॉट आई डैश हो जाएगा यहां से, और म्यू नॉट आई डैश होगा तो बी अंदर के पॉइंट पे आएगा, या इसको हम इन लिख देते हैं, और डीएल का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2 पाई स्मॉल आर होगा, ये छोटा आर, ये रेडियस, ना कि ये बड़ी आर, ना तो बाहर वाला, तो ये 2 पाई आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डैश ऐसे। तो बी इन साइड जो आएगा, और इंटू में 2 पाई आर हो जाएगा, तो 2 पाई स्मॉल आर, आपकी स्मॉल आर जो है वो छोटी रेडियस है जो अंदर आपको दिख रहा है सिलेंडर, तो ये म्यू नॉट आई डैश के इक्वल होगा। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो इन साइड आएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट आई अपान आई डैश अपान में 2 पाई स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर जो है वो रेडियस है
जो अंदर है, मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब ये रेडियस अंदर की रेडियस है, या इस सरफेस ऑफ द वायर पे जो रेडियस है उससे छोटी है, मतलब पॉइंट अंदर लाई कर रहा है। इतनी बातें आपको आनी चाहिए। इसके बाद अब यहां पर मैंने आपको बताया कि जो करंट डेंसिटी है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। पूरे वायर से जो एरिया से जो करंट डेंसिटी होगी वही छोटे से वायर की होगी, वही टुकड़े से वायर की होगी। क्यों? क्योंकि करंट डेंसिटी क्या है? करंट फ्लोइंग यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया से जो करंट फ्लो करेगी वो छोटे वायर के लिए भी वही होगी, बड़े वायर के लिए भी होगी, इसके एक टुकड़े के लिए भी होगी, एक पतले से स्ट्रिप के लिए। ये नेचर ऑफ द वायर, मटेरियल ना चेंज किया जाए तो इसकी जितनी भी करंट डेंसिटी होगी हर पार्ट के लिए क्या होगी? सेम होगी। तो जैसे मान लेते हैं कि ये अंदर वाले पार्ट की करंट डेंसिटी जो है, जिसकी वजह से ये अभी हम करंट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, वो उस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, करंट डेंसिटी आएगी, और जो कंप्लीट वायर की वजह से करंट डेंसिटी होगी, दोनों की वजह से करंट डेंसिटी क्या होगी? इक्वल होगी। जैसे अगर इसकी वजह से जे है तो जे क्या होगा? टोटल करंट, ये टोटल वायर की जो करंट डेंसिटी अपान में 2 पाई कैपिटल आर इंटू स्मॉल एल, ये एरिया हो जाएगा। जे होता है आई बाई ए, अभी बताया आपको, तो आई अपान ए, ये कंप्लीट वायर की वजह से करंट डेंसिटी है। और जिस वायर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं स्ट्रिप की वजह से, इसका अगर हम जे डैश मान लेते हैं तो जे डैश क्या होगा? ये होगा आई डैश अपान में ये वाला एरिया, स्मॉल एरिया 2 पाई आर, और लेंथ तो वही होगी चाहे स्ट्रिप की हो चाहे स्ट्रिप की, तो एल ये हो जाएगा आपका। और आप जानते हैं ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो जे जो होगा वो जे डैश के इक्वल होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि डेंसिटी जो होती है वो चाहे छोटे से पार्ट की हो करंट डेंसिटी, चाहे बड़े से वायर की हो, अगर नेचर ऑफ द मटेरियल सेम है, सारी चीजें सेम है, तो ये इक्वल रहेगी। मतलब जे डैश और जे क्या होगा? दोनों सेम होगा। तो यहां से हम आई अपान 2 पाई कैपिटल आर एल, ये किसके इक्वल हो जाएगा? आई डैश अपॉन 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल। यहां से आप देखेंगे बेटा ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, इस एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा, तो आई डैश का एक रिलेशन आई के साथ आ जाएगा। आई डैश इज इक्वल टू आई टाइम्स, और ये आर आगे मल्टीप्लाई होगा, अपान में आर होगा, तो आई टाइम्स आर अपान कैपिटल आर, ये रिलेशन आ जाएगा आई डैश का। और इस आई डैश की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे आप, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट यहां से इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन आ जाएगा आई के टर्म्स में, म्यू नॉट आई डैश अपान 2 पाई आर में, जब क्या करेंगे आप? ये वैल्यू पुट करेंगे किसकी? आई डैश की। तो आई डैश की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो क्या आएगी? आई डैश की जगह पर रखेंगे आई इंटू आर अपान में कैपिटल आर। अगर आप ये हो जाएगी, एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। जे आई अपान 2 पाई आर, ये ठीक है, आई डैश होगा, तो अगर आई डैश हम निकालेंगे तो ये आई अपान आर, यहां आर मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल सही है। तो यहां से हम एक चीज ये देख पा रहे होंगे कि ये वैल्यू जो आएगी क्रॉस सेक्शन से, ये हो जाएगी 2 पाई आर। तो बी जो आएगा यहां, अगर इस वैल्यू को हम रखते हैं तो बी इन साइड जो होगा वो म्यू नॉट आई डैश अपान 2 पाई आर होगा ये। और इसमें जो कंप्लीट करंट अगर हम लेते हैं तो कंप्लीट करंट की अगर हम बात करते हैं और इसके कंप्लीट एरिया की, और अगर इसका ये सॉलिड करंट यहां से फ्लो हो रही तो आपकी क्रॉस सेक्शन से कंप्लीट एरिया लेंगे। तो कंप्लीट अगर एरिया लेते हैं तो बजाय इसके ये पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा। अरे भाई ये क्रॉस सेक्शन में अगर ये पूरा क्रॉस सेक्शन लेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर इंटू एल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्मॉल डैश का स्क्वायर इंटू एल एल दोनों में होगा। तो ऐसे में जो सॉलिड एरिया से करंट निकल रही होगी इस पर्टिकुलर एरिया से, अगर इसका हम जिक्र करें तो यहां से ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर
ये कैपिटल आर होगा, क्योंकि ये हॉलो पैटर्न तो है नहीं, ये कंप्लीट वायर से निकल रही लाइन इंटीग्रल तो यहाँ कर नहीं रहे हम, पूरा सॉलिड की करंट ले रहे हैं, तो करंट डेंसिटी भी क्या होगी इस पूरे सॉलिड पार्ट की होगी, तो यहाँ हम पाई आर स्क्वायर एल रखेंगे, ना कि 2 पाई आर रखेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, केवल लीनियर इंटीग्रल किया था लाइन का, तो ये 2 पाई आर एल आ गया था, ये 2 पाई आर आ गया था। लेकिन अगर इसमें हम पर्टिकुलर करंट को देखेंगे तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन की वजह से करंट फ्लो करेगा, ना कि केवल पेरीमीटर की वजह से, केवल सरफेस से। सरफेस होता तो सरफेस का एरिया लेते, अब कंप्लीट क्रॉस सेक्शन से आ रहा तो कंप्लीट क्रॉस सेक्शन का एरिया, तो सर्कल के क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन लेंगे तो ये होगा। अगर पूरा एल ले रहे हैं तो पूरी लेंथ ले लेंगे, तो होल करंट इनक्लोज आ जाएगी। ऐसे यहां करेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एल, ऐसा कर देंगे तो क्रॉस सेक्शन से एरिया ये हो जाएगा। तो जे और जे डैश को इक्वल करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एल होगा ये, और ये क्या हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल होगा, एल से एल कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा पाई से पाई। तो आप ये देखेंगे कि ये आई डैश जो आएगा वो आई इंटू आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर आएगा, ये ऐसा आई इंटू आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर आएगा ये। तो यहां से जो इनसाइड वैल्यू रखेंगे हम, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। आप देखेंगे आई डैश की वैल्यू अब रखेंगे तो ये म्यू नॉट आई डैश जो होगा वो होगा आई इंटू आर स्क्वायर अपान में ये आर स्क्वायर, और ये वैल्यू तो रखेंगे ही 2 पाई आर। ये आपको समझ में आ रही होगी पूरी। अब क्या होगा अगर ये वैल्यू रखते हैं तो इस आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल हो जाएगा। आगे कर देते हैं, यहां पर इन साइड जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट अपान 2 पाई स्मॉल आर, तो ऐसे लिख लेंगे, और आई डैश की जगह पे आई लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई इंटू आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर, ऐसा ये। तो इस आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो बी इन साइड जो आएगा मैग्नेटिक फील्ड इन साइड वो आएगा म्यू नॉट आई, एक आर बचेगा ऊपर इंटू आर अपान 2 पाई, और ये नीचे जो होगा वो आर स्क्वायर बचेगा। तो रेडियस ऑफ द वायर ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है, तो आप देखेंगे कि बी और करंट भी कांस्टेंट है, तो इन साइड को टोटल करंट, यहाँ टोटल करंट के टर्म्स में हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल नहीं दिए, तो आप देखेंगे म्यू नॉट कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, आर फिक्स है वायर के लिए, आई पूरी कंप्लीट वायर में करंट फिक्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है आर है। तो आप देख रहे हैं कि पैटर्न बदल रहा है। इन साइड द वायर टिल द सरफेस, वी जो होता है अंदर सरफेस तक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके बाद सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड 1 अपान आर की तरह है, और आउटसाइड जो है मैग्नेटिक फील्ड वो 1 अपान आर के अकॉर्डिंग चेंज होती जा रही है, मतलब डिक्रीज करती जा रही है। और शुरू में क्या करती है, इन साइड वो इंक्रीज करती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर के उस डिस्टेंस के, और जब आर 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, मतलब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, और सेंटर से सरफेस तक ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगी, और सरफेस के बाद फिर ये क्या होगी, वो रेसिप्रोकल, मतलब 1 अपान आर के अकॉर्डिंग क्या करती जाएगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे डिक्रीज करती जाएगी रेक्टेंगल हाइपरबोला के फॉर्मेट में। तो अभी इसका ग्राफ भी बता देते हैं, ये बात भी समझ में आई होगी। यहाँ पर जो थोड़ी सी कंफ्यूजन है उसको एक बार फिर से समझ लीजिए। मैंने आपको बताया जो करंट की डेंसिटी लेंगे, वो डेंसिटी का मतलब होता है यूनिट क्रॉस सेक्शन से कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो यहाँ क्रॉस सेक्शन को हॉलो नहीं लेना कि करंट केवल पेरीमीटर से फ्लो करेगी, ऐसा नहीं कि केवल पेरीमीटर से फ्लो करेगी, ये पूरे फुल क्रॉस सेक्शन से करेगी। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो 2 पाई आर ना होकर के पाई आर स्क्वायर होगा, ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये जे की वैल्यू ये पाई आर स्क्वायर लेनी है, ये क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। अगर करंट केवल पेरीमीटर से फ्लो करती तो हम 2 पाई आर एल लेते, तो क्लियर होगा आपको ये सारी चीजें। तो बी की जो प्रोपोर्शनलिटी है वो अंदर अलग तरीके से, और आउटसाइड द वायर क्या है वो 1 अपान आर के अकॉर्डिंग वेरी करेंगे। नोट करिए इसे। तो मैंने आपको तीनों तरीके से बता दिया। जैसे ये वायर है, एक बार फिर से पूरा देख लो, ये इससे करंट फ्लो कर रही है आई, ये कंप्लीट करंट ये आई फ्लो कर रही है, तो ये इसका सेंटर है। तो यहां से अंदर जो पॉइंट है ये, और ये सरफेस है ये आर है,
और जो आउटसाइड है ये यहां से स्मॉल आर की वैल्यू वेरी कर रही है, कभी आर से कम रहेगी कभी ज्यादा रहेगी, तो आउटसाइड ज्यादा रहेगी। तो हम तीनों फील्ड आपको बता चुके हैं कि जो बी आउट होगी वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होगी, ये ध्यान रखना आपको। जो सरफेस पे होगी वो होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, और जो इनसाइड होगी वो अभी मैंने बताया आपको कि इनसाइड जो करंट होगी वो होगी म्यू नॉट आई इंटू आर अपॉन 2 टाइम्स 2 पाई से 2 टाइम्स पाई इंटू आर स्क्वायर, ये थी। तो यहां आप ये देखेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहां है, इनसाइड है, और अगर हम आर को 0 रख दें तो सेंटर पे जो फील्ड हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड वो 0 आ जाएगी। तो अगर इसका ग्राफ बनाना होगा, सपोज दैट हम ये ग्राफ लेते हैं और इसको ऑरिजिन मानते हैं इसके सेंटर को, तो इसका सेंटर ऑरिजिन होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये अगर ऑरिजिन मान लिया हमने तो सेंटर पे एग्जैक्ट सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, और सेंटर से जैसे जैसे बढ़ेंगे तो पहले क्या करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो जैसे ये इंक्रीज करेगी वैसे तो लीनियर फंक्शन होगा y इक्वल टू mx का ग्राफ होगा। तो पहले स्ट्रेट लाइन होगा टिल द सरफेस, सरफेस तक क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, और एट द सरफेस ये वैल्यू जब r इज इक्वल टू r हो जाएगा तब मैंने आपको बताया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। ये सरफेस पे b की जो वैल्यू आ जाएगी, b या सरफेस से लिखा मैंने म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, और इसके बाद ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब 1 अपॉन आर के फॉर्म में डिक्रीज करती जाएगी। तो ग्राफ कैसा होगा, b और 1 अपॉन, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ है किसके साथ, ये r डिस्टेंस के साथ, सेंटर से आउटसाइड जैसे से हम जाते जाएंगे। तो ये क्या करेगा, आरएच के फॉर्म में ऐसा ग्राफ आएगा। तो यहां ये इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। इस ग्राफ का जो नेचर होगा वो ऐसा होगा, ये टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 0 होगा, तो b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में, और इसमें ग्राफ भी है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये डिस्टेंस r है। तो टिल द सरफेस इट विल बी स्ट्रेट लाइन, आफ्टर दैट इट फॉलो द रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक शेप लाइक दिस, आरएस ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में हमने एप्लीकेशन बताया, किसी वायर की वजह से इसके अंदर बाहर सेंटर पे 0 होगा, और इनसाइड द वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सरफेस पे जो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर होगा, आउटसाइड द सरफेस म्यू नॉट आई अपॉन स्मॉल आर, धीरे धीरे बढ़ डिक्रीज करता जाएगा, और जो जिस फैशन में डिक्रीज करेगा वो मैंने बता दिया, इस तरीके से ये फॉलो करता हुआ जाएगा। और वैल्यू बताया कि डायरेक्शन बताया कि ये क्लोज लूप को फॉलो करते हुए हर पॉइंट पे टेंजेंट के अलॉन्ग ये क्लोज लाइन लूप बनाएंगे, ऐसा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होंगी। तो ये वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट हुई। अब हम लोग इस एम्पियर सर्किटल लॉ का भी एप्लीकेशन एक बार आप टेक्स्ट बुक से अपने एनसीईआरटी से रीड कर लेंगे बुक को। अगर कोई चीज ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। बाकी सारी चीजें इसमें क्लियर हैं। थोड़ा सा ये टॉपिक और बचा हुआ, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे। एक्सरसाइज में हम सारे क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि ना कराएं, वो क्वेश्चन कराएं जो थोड़ा डिफिकल्ट हो, और जो सीरियल से दिए हुए, जैसे एक क्वेश्चन मैंने बताया और दूसरा बिल्कुल उसी पैटर्न पे है तो उसको नहीं कराएंगे। तो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराते चलेंगे जो सेम पैटर्न पे नहीं होंगे। जितनी ज्यादा वैरायटी होगी वो क्वेश्चन कराते चलेंगे। इतना कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टर्म पे मिलते हैं हम लोग।